उस दिन हमने कई सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लिया था। अब देखिए 2-3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आज की डेट का, ये सर नंदनी ने पूछा हुआ था, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80 माइनस 16x प्लस 80 ये पॉलिनोमियल है। और बोला जा रहा है इफ इट्स टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। इसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा। लेकिन बोला क्या जा रहा है, इन तीनों में से 2 जीरोस इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, मतलब अल्फा और बीटा ये क्या है, सपोज करो इक्वल है। लेकिन ये ध्यान रखना इक्वल है, लेकिन किसका अंतर है? अपोजिट इन साइन। मतलब अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। ठीक है, ये गिवन है रिलेशन। क्या कि एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो बोला क्या जा रहा है, हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द जीरोस, मतलब अल्फा बीटा गामा, ये तीनों बच्चों हमें फाइंड आउट करना है। तीनों जीरोस इस पॉलिनोमियल के हमें फाइंड आउट करना है कि तीनों जीरोस क्या होंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास पहला रिलेशनशिप क्या होता है? वी नो दैट द सम ऑफ द गामा इक्वल्स टू व्हाट? माइनस बी बाई ए बच्चों करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और अल्फा की जगह पे हम माइनस बीटा रख देंगे तो माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 5। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू 5। एक जीरो तो आ चुका है। अभी बच्चों हमें 2 जीरो निकालना है। तो चलिए हम पहले थर्ड वाला रिलेशन लिख रहे हैं। थर्ड वाला रिलेशन क्या होता है? अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। हो जाएगा माइनस 80 अल्फा इंटू बीटा। देखो ये क्या हो जाएगा, अल्फा को हम लिख सकते हैं माइनस बीटा, अल्फा को हमने लिख दिया माइनस बीटा, और इंटू में बीटा है, हो जाएगा बीटा स्क्वायर। और गामा, गामा की वैल्यू क्या है? 5 है, इक्वल -80। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करोगे 16 आएगा, यानी बीटा स्क्वायर की वैल्यू 16, बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 16। तो बीटा की वैल्यू क्या ले सकते हो? +-4। तो जब बीटा की वैल्यू अगर आपने +4 लिया तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? -4। और अगर बीटा की वैल्यू -4 लिया तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? +4। और गामा की वैल्यू तो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो 3 जीरोस अगर आपको पूछा जा रहा था तो आप आंसर क्या लिखोगे इसका? अल्फा बीटा गामा के टर्म में ऐसे लिखेंगे, -4 4 5, फिर लगाओगे और, क्योंकि दोनों में से कोई भी सही है, दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो? 4 -4 5। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। आया समझ में? तो, तो ये था पहला। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इनका था, ये तो सिंपल है, मेरे ख्याल से आप लोग बता दोगे। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस 7x प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोला जा रहा है x इक्वल्स टू 2/3 और दूसरा है x इक्वल्स टू -3। If the of the given quadratic equation, then find the value of a and b। ये दोनों क्या है आपको पता है, ये क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस आपको दे दिया गया है। और बोला जा रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन में ये a और b कौन से इन्वॉल्व है, इसकी वैल्यू क्या क्या बोले? इसको पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं, इस वाले को बीटा मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जीरोस हैं। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ये हो जाएगा -7/a। अब अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है 2/3 और बीटा की वैल्यू है -3, इक्वल्स टू -7/a। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे, फिर हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 -9 मतलब -7, इक्वल्स टू में -7/a। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, a की वैल्यू आ गई 3। आया समझ में? इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
जब अल्फा इंटू बीटा करोगे तो अल्फा की वैल्यू 2/3 है, इंटू बीटा की वैल्यू -3 है, बी बाई ए, बी अपॉन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3, यहाँ पे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू बी बाई 3 को उधर भेज दो तो b की वैल्यू हो जाएगी -6। ए और b की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई -6। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ राहिल तुम अब अपना क्वेश्चन बोलो। देखो बच्चों करते क्या है, एक मैं पैटर्न बोल रहा हूँ उस पर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा आज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और एक पैटर्न है, जरूर आप लोग रेफरेंस में देखिएगा। पैटर्न ये रहेगा, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों हो सकता है आपको दिया जाए और बोला जाए कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ए बी मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, हो सकता है वो नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया जाए 7x² + 5x + 3 इस टाइप का। और बोला जाए अल्फा और बीटा अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो आप एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए बनाइए जिसके जीरोस ये हों, अल्फा बाई बीटा कॉमा बीटा बाई अल्फा। मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और दूसरा पॉलिनोमियल बनाना रहेगा, और दूसरा पॉलिनोमियल आप तभी बना पाओगे जब आप पहले वाले का जीरोस निकालोगे। तो कहने का मतलब अल्फा और बीटा यहाँ पर पहले वाले पॉलिनोमियल का जीरोस ये गिवन है, और आपको एक पॉलिनोमियल जनरेट करना है जिसके जीरोस ये हैं। तो जब आप बच्चों पहले वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल लिए, तो ये जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल हमें जनरेट करना है उससे हम लोग अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, सपोज करो हमने निकाला ये 7 आ गया, ये 8 आ गया मान लो, तो हमारा काम क्या रहेगा, जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके जो जीरोस दिए हुए हैं सबसे पहले उनकी वैल्यू निकालेंगे। जब उनकी वैल्यू आ गई तो फिर फार्मूला आपको पता है, x² - sx + p, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी पॉलिनोमियल, यस, इसके जीरो निकाल के जो दिया हुआ है उस पे पुट कर दोगे तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ जाएगी वो, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अल्फा बीटा वही रखेंगे जो यहाँ पर जो आपने पहले वाले से अल्फा बीटा निकाला, उसी अल्फा बीटा को आप दूसरे वाले में रखोगे जो दूसरे वाले का जीरोस है। चलिए ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। नया चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लास्ट ईयर जब 9th में पढ़ा रहे थे तो कुछ आप लोगों को बताए थे, पढ़े हो क्या कुछ इस तरह से कोई चैप्टर 9th में? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। ब्लूटूथ लगा ले, ब्लूटूथ नहीं लगाए थे अभी तक। ओके, आवाज आ रही है? तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, आपने बच्चों ये पढ़ा हुआ है कभी? आपने 9th में जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और मैंने वहां पर आप लोगों को मैंने वहां पे बच्चों, हाँ मैंने वहां पे बताया भी था कि 10th में ये चीज मिलेगी एज इट इज, बस वहां पर क्या होगा, ये चीज एक्स्ट्रा आ जाएगा। हाँ भाई, अगर आप केवल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछो तो क्या होता है, ax + by प्लस इक्वल्स, ये तो हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ नहीं सॉरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पर ए और बी दोनों नॉन जीरो होना चाहिए। भूपेंद्र अपना माइक म्यूट कर लो। ओके, तो ax + by + c = 0, जहां पर a और b क्या होगा, नॉन जीरो होगा।
अब अगर यहाँ पर पेयर ऑफ की बात करते हैं यानी कि हमें कितने लीनियर इक्वेशन चाहिए दो वेरिएबल के दो, तो दूसरा इक्वेशन कैसे लिखते हैं इसको, फिर ए बी सी को यहाँ पे सफिक्स में वन 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 लगा देंगे, मतलब ए वन बी वन सी वन इस टाइप में, तो ये हो जाएगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे ए वन बी वन नॉन जीरो होगा, यहाँ पे ए टू एज वेल एज बी टू मस्ट बी नॉन जीरो, क्योंकि अगर ए इनमें से कोई भी जीरो हो गया तो क्या उसको आप टू वेरिएबल का इक्वेशन कह पाओगे क्या? सपोज करो बी टू जीरो हो गया तो वो नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये जो आप दो इक्वेशन देख रहे हो, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, दीज आर दी टू लीनियर इक्वेशन। इन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन्हीं को हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू लिखा हुआ है, दीज आर ऑल रियल कांस्टेंट एंड एक्स वाई आर वेरिएबल्स। एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू क्या है बच्चों? कॉन्स्टेंट्स हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है ग्राफ प्लॉट करना, तो जब हम कभी किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला कि जब हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए कितनी लीनियर इक्वेशन है? दो, यानी यहाँ पर बच्चों कितनी स्ट्रेट लाइन आएंगी? दो स्ट्रेट लाइन आएंगी। मैंने मुझे याद है, यस, अब दो स्ट्रेट लाइन आएगी तो उसका भी पेयर बनेगा। अब आपसे हम कहें कि बच्चों ये आपके पास ये प्लेन है, ये एरिया है, आप दो लाइन खींचो, तो कितनी कंडीशन है आपके पास दो लाइन खींचने? या तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, पैरेलल हो सकती हैं, और तीसरा केस क्या है बच्चों? कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैपिंग की कंडीशन, यहाँ पर दोनों लाइन क्या हो जाए? ओवरलैप हो जाए। अब तीन कंडीशन, क्या इन तीनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? देखिए ये ध्यान रखिए, अब कोई बच्चा आता है कहता है सर अच्छा इस तरह से ना हो, एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, तो ये तो ये कौन सा होगा फिर? अगर कोई ऐसा, यस, हाँ, क्योंकि लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, तो आप बिल्कुल ये इंटरसेक्टिंग के केस में आएगा, तो ऐसा मत समझ लेना कि ये कौन सा केस हो गया, तो तीनों में से कोई नहीं फिगर में समझ में आ रहा है ये। ओके, तो लाइन के बच्चों ये तीन केसेस होते हैं। अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो यही तीन केसेस होते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। और उसकी बच्चों कुछ कंडीशन है, कब हम कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कब हम कहेंगे कि ये पैरेलल, तो कोई बताएगा? मतलब अगर याद हो किसी को, देख के नहीं, बुक में तो खैर दिया हुआ है, तो बिना देखे बताना है, अगर कोई बता सके। भूपेन आई थिंक उनको आना चाहिए। हाँ, यानी वो पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी। ये इंटरसेक्ट ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, देखिए ये हो जाएगी इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। और ए वन अपॉन ए टू, अभी राहुल बोल रहे हो पैरेलल होंगे अगर तीनों इक्वल होगा तो। तीनों जब इक्वल होगा रेशियो, मतलब ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, जब ये तीनों ही रेशियो इक्वल होगा, दोनों ही रेशियो किनका? एक्स के कोफिशिएंट का, वाई के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का रेशियो विथ साइन। अगर आप ये तीनों ही रेशियोज इक्वल होगा, इसका मतलब आप क्या है वो, मतलब वो दोनों लाइन क्या है? ओवरलैपिंग की कंडीशन में है, को इंसिडेंट बोलेंगे। वो दोनों लाइन कैसी सिचुएशन में है? को इंसिडेंट लाइन्स इनको बोलेंगे। और ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, है ना? तो ये पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो इसमें क्या होगा? नो सोल्यूशन, क्योंकि अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को कभी कर्व पे मीट किसी मतलब आपस में इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो उसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे, राइट? तीसरा है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन के बच्चों कितने सोल्यूशन होते हैं? वन, यूनिक सोल्यूशन। और ये कोइंसिडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके कितने सोल्यूशन होते हैं कोइंसिडेंट?
यस, इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। आपको पता है लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। देखिए सोल्यूशन का मतलब क्या है। सोल्यूशन का मतलब जैसे अगर दो लाइन की बात करें तो जितनी जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करेंगी, वही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ही उसके सोल्यूशन कहलाएंगे। याद होगा आपको, हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि क्योंकि वहां पे सिंगल लाइन थी, हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी, अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग पेयर ऑफ, अभी इससे पहले पॉलिनोमियल भी पढ़ चुके हैं कि कोई लाइन जितने भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगी, मीट करेगी, तो वो उतने ही जीरोस होंगे कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं हम लोगों ने भी। कहने का मतलब वही चीज यहाँ पे तो है भाई। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस जो बोल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस एक दूसरी लाइन ही तो है। तो इस लाइन और इस लाइन को जहां जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी वो उसके पॉइंट है। तो इसी तरह से कहने का मतलब यहाँ पर भी अगर दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। और हमें पता है अगर दोनों स्ट्रेट लाइन है, अगर वो इंटरसेक्टिंग है, तो एक से अधिक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर दो ही कंडीशन है, अगर इंटरसेक्ट करेंगे या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं तो पूरा का पूरा ओवरलैप करेंगी, मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसा नहीं है कि दो पॉइंट पर कर जाए, तीन पॉइंट पर कर जाए। जब वो दो पॉइंट या तीन पॉइंट पर कर जाता है तो वो केस हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल में। ये जो इस तरह का कर्व देखते हो तो पॉलिनोमियल आ जाता है वहां। वहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं, वहां पे सीधा सीधा कर्व आ जाता है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं वहां पे डिग्री, यहाँ पे किसी भी सिचुएशन में डिग्री, हाँ लीनियर, लीनियर मतलब डिग्री वन से ज्यादा हो ही नहीं सकता किसी भी सिचुएशन में। तो ये तीन केसेस हैं जिसको अभी हम लोग आगे चलकर बाद में पढ़ेंगे। आ, इससे मैं इस पहले ही इसको क्यों डिस्कस किया, देखिए बच्चों, जो इसमें से छोटे नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। मतलब ये तीनों कंडीशन आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा दे दिया जाता है क्वेश्चन में, हाँ वही मैं बोलने ही जा रहा था एग्जैक्टली, कि कई बार ऐसा होगा कि सभी कांस्टेंट दे देगा, किसी एक कांस्टेंट की जगह पे के रख देगा, और बोलेगा कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, या के की किस वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या के की किस वैल्यू के लिए। हाँ बिल्कुल, तो मतलब इसमें कई सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाए जा सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कैसे होगा वो भी हम लोग अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। एक और चीज, अगर लाइन दिया हुआ है तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या आप किसी के माइंड में है। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज करो लिखा हुआ है 7x + 2y इक्वल्स टू 3, और एक इक्वेशन मान लो हमने और दे दिया 5x + 3y इक्वल्स टू 2। जाहिर सी बात है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको जहां पर भी आएगा दो इक्वेशन आएगा। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना रहेगा, सपोज करो ग्राफ पे निकालना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो चलो बाद में जाएंगे, ग्राफ पे निकालना है, ग्राफ पे इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना है तो उसके लिए करते क्या है, जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उसमें एक वेरिएबल को हम एक साइड में रख लेते हैं, यानी कि किसी भी एक वेरिएबल को रोक लो। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने लिख लिया 7x सपोज करो, या 2y को रख लेते हैं, 2y इक्वल्स टू 3 - 7x लिख सकते हैं कि। फिर अगले स्टेप में y इक्वल्स टू 3 - 7x एंड होल डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत। अच्छा, एक चीज हमने ये भी बताया हुआ था, यहाँ पे ये वेरिएबल जो है ये कौन सा वेरिएबल कहलाता है, इसका कुछ नाम होता है बच्चों, कोई बताए। इस वेरिएबल को क्या कहते हैं और इस वेरिएबल को क्या कहते हैं। हाँ राही कुछ बोल रहे हो। अरे भैया एब्सिसा ऑर्डिनेट तो ये होता है, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो ये कोऑर्डिनेट, ये, हाँ तो इस वेरिएबल मैंने कहा था, देखिए बुक वगैरह में लिखा भी नहीं हुआ है। जब आप सोल्यूशन टेबल बनाते हो एक वेरिएबल को एक तरफ और बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ, यहाँ पर देखिए अगर आप जब सोल्यूशन टेबल बनाओगे तो किसकी वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे बताओ, अपने से किसकी वैल्यू लोगे, वाई की लोगे कि एक्स की एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर अपने से लेंगे। तो ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू लेने के लिए इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट है, और दूसरा वाई ये वाला क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। हाँ एक्स पे जो है वाई डिपेंड कर रहा है, तो क्योंकि हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, एक और चीज हमने डिस्कस किया हुआ था
देखिए एक्स की वैल्यू तो इंडिपेंडेंट तो हो, आप कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइंड में आपको ये भी रखना है कि आगे चलकर इन फ्यूचर इसका आपको ग्राफ भी बिल्कुल आगे चलकर इसका ग्राफ भी आपको प्लॉट करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा तो आप चाहोगे कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स आए जिनको हम ग्राफ में इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसका मतलब वैल्यू आप 1 0 1 ऐसे नहीं, अगर आप 0 1 2 3 ऐसे सीरियल से लेते चलो तो चले जाओगे तो कुछ वैल्यूज आपको डेसिमल में भी मिल जाएंगी। अभी तो चलो अपॉन में 2 है तो हो सकता है 0.5 ही डेसिमल में मिलेगा, तो चलो वो एक बार रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। लेकिन अपॉन में 7 हुआ, अपॉन में 13 हुआ और ऊपर, हाँ, तो दिक्कत होगी। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप सोल्यूशन टेबल बनाते हो, एक्स की वैल्यू लेने के लिए आपको फ्रीडम है। तो एक्स की वैल्यू आप ऐसी चूज करो कि वाई की वैल्यू जो आए एक्स की वैल्यू रखने पर वो एक इंटीजर फॉर्म में आए। इंटीजर फॉर्म में आने का मतलब या तो प्लस में आए या तो माइनस में आए या जीरो आए, लेकिन वो होल होल फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि उनको हम रिप्रेजेंट ग्राफ में इजीली कर सकते हैं कंपेयर टू डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन से बचेंगे हम लोग, और ये भी बचेंगे कि बहुत बड़ा नंबर ना आए, मतलब 10 के अंदर ही रहने की कोशिश करेंगे, ऐसे कुछ करते हैं। तो चलो देखिए, अब आप लोग बताइए एक्स की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर लें कि वाई की वैल्यू हमें इजीएस्ट मिले, जिसको रिप्रेजेंट करना आसान हो हमारे लिए। वेरी गुड। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लेते, -2 आ जाएगा ना। एक्स वैल्यू 1 रखो तो 7 × 7, 3 - 7 यानी कि -4/2, यानी कि -2। वेरी गुड। एक और वैल्यू बताओ। अब 3 जाओगे तो 7 × 3 = 21, -18/2 यानी कि -9, 9 तक आ जाओगे। और अगर, अच्छा ये तो अगर तो आपने 1 लिया, मैं -1 ले लूं तो, -1 ले लूंगा तो ये प्लस, हाँ, 2 नहीं आएगा, देखो ये प्लस 5, 5 2 5 जा 10। देखिए, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए मैंने ये भी बताया हुआ था, किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए मिनिमम आपको बच्चों 2 ही पॉइंट चाहिए। अगर आपको 2 पॉइंट मिल गया, एक पटरी रखो, स्केल रखो, लाइन खींच दो। लेकिन सोल्यूशन टेबल में जनरली हम लोग 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो एक पॉइंट और बताइए। 7 × 2 = 14, अब 2 से देखो करोगे तो 11 आ जाएगा, और 11/2 का मतलब 5.5। हालांकि 5.5 दिया जा सकता है, लेकिन हम इंटीजर फॉर्म में, हाँ, तो 3 ही लेना पड़ेगा, है ना। जीरो लोगे तो देखो फिर वही 1.5, 1.5 पॉइंट में अगर आपको बचना है तो फिर इसके आपके पास 3 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। हाँ, तो 3 लेना है तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21, 3 - 21 -18/2 यानी कि -9। ठीक है। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसका सोल्यूशन टेबल बनाए तो यहाँ पे भी 3y = लिख सकते हैं 2 - 5x, y = लिख सकते हैं 2 - 5x होल अपॉन 3। अब मैं कहूं इसका सोल्यूशन टेबल बनाइए, बताइए। चलो, नीचे 1 आएगा कि -1 आएगा? अरे, -1 आएगा। और बोलो दूसरा ऑप्शन। 4 ले लेंगे तो कितना आएगा? 5 × 4 = 20, -18/3 का मतलब क्या हुआ? -6 ना। ओके, अच्छा 6 ले लेते हैं, तो 5 × 6 = 30, 2 - 30 28 आएगा, ये कहां से कटेगा? और एक नंबर बताइए आप लोग। हम्म। अच्छा, मैं अगर -2 ले लूं तो, -1 देखो, -1 लोगी तो -1 लेने पर ये आएगा कितना, +5 + 2 यानी कि 7/3। लेकिन अगर -2 लेते हो तो क्या है? 12/3 यानी कि 4।
देखिए पहला काम तो यही रहता है जब आपको ग्राफिकल, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा और मैं कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में क्या है, दो तीन क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा रहेगा जिसको आपको लीनियर इक्वेशन में जनरेट करना है या कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर दूसरी एक्सरसाइज में यही चीजें हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा और जो कंडीशन हमने बताई वो मिलेगा। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जहां पे मिलेगा तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखिए आगे चलकर हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को सॉल्व करना भी सिखाया जाएगा। तीन मेथड रहेंगे सॉल्व करने के, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या सिखाने जा रहे हैं कि कैसे ज्योमेट्रिकल मेथड से हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या है, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा वाई में मैक्सिमम 9 तक जाना है। क्या क्या पॉइंट है, 1 कॉमा -1 -1 5 3 कॉमा -9, ये पहले लाइन का कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरे का है 1 कॉमा -1 4 कॉमा -6 और -2 कॉमा 4। ये बच्चों है लाइन। अब इसको हम रफ कर देते हैं, नीचे बढ़ा देते हैं, क्योंकि वाई में हमें -9 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 -9। कुछ पॉइंट इधर भी ले लेते हैं, -1 -2 -3 इधर, 1 2 3 4 5 6 इधर भी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बीच में ओरिजिन है। पहला पॉइंट है 1 कॉमा -2। 1 कॉमा -2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये होगा 1 कॉमा -2, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट है -1 कॉमा 5, -1 कॉमा 5 सेकेंड क्वाड्रेंट, -1 ये है और 5 ये है। तो ये वाला पॉइंट होगा -1 कॉमा 5, ये था 1 कॉमा -2, ये है -1 कॉमा 5। एक और पॉइंट है क्या, 3 कॉमा -9 फोर्थ क्वाड्रेंट, 3 कॉमा -9 कहीं ना कहीं ये। अब करेंगे क्या बच्चों, स्केल रख के हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये पहली लाइन बन गई कि नहीं, का कोऑर्डिनेट है 3 कॉमा -9। ओके, दूसरी लाइन के लिए 1 कॉमा -1, 1 कॉमा-1 फोर्थ क्वाड्रेंट, 1 कॉमा-1 तो कहने का मतलब ये यहाँ पर कहीं आएगा ये। फिर क्या है 4 कॉमा-6, 4 कॉमा-6 यानी ये हो गया 4 कॉमा-। एक और पॉइंट है -2 कॉमा 4, -2 कॉमा 4। अब देखिए, अब क्या करोगे, हाँ बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगी, इन तीनों ही पॉइंट्स को आप मिला दोगे स्केल रख के, तीनों जहां पर भी ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप इसी चीज को सोचो, अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे होते तो आपको सोल्यूशन मतलब यहाँ से ग्राफ तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आप एग्जैक्टली क्या कोऑर्डिनेट है लिख पाते कि नहीं, और वही वही इसका क्या हो जाता, सोल्यूशन हो, है ना। तो अगर आपसे कोई कहे ज्योमेट्रिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करिए, कि मान लो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए, दोनों इक्वेशन, और बोला जाए ज्योमेट्रिकली इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें, तो ज्योमेट्रिकली सोल्यूशन फाइंड, जब भी ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करना है तो उसका यही मतलब है कि आप यही दोनों लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसका सोल्यूशन। ओके, माइक म्यूट करके रखो, जब बोलना हो तो फिर बोलो, एक्सटर्नल आवाज आती है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा सभी लोगों को। ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन देखो, ये जो पॉइंट इंटर, देखो ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन का मतलब ये है कोई मेथड नहीं लगाना आपको, मतलब आप अभी आगे चलकर, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल मेथड भी पढ़ेंगे। मैथमेटिकल मेथड मतलब जहां पे हम लोग बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड,
इस तरह से मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, मतलब 3 मेथड आपको मिलेंगे यहाँ पर, जिनकी हेल्प से हम सॉल्व करके, मतलब वो पर्टिकुलर फार्मूला या पैटर्न आप कह सकती हो कि जिनको सॉल्व करके आप अपने आंसर तक पहुंचोगे। आंसर तक पहुंचने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। लेकिन अगर आपसे बोला जाए ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करिए, तो वहां पर वो तीनों मेथड आपको काम नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकली का मतलब यही है कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सॉल्व करिए। अब मैंने यहाँ पर कहीं भी कोई ना प्लस किया ना माइनस किया, बस केवल ग्राफ से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट अब यहाँ पे हमको तो एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा। जब आप ग्राफ पे पेपर पे इसको बनाओगे तो आप आराम से बता सकते हो कि क्या क्या है ये, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, और वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। चेक करना है उस, हाँ, यस यस यस। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते रहते। अगर अगर केवल इतना लिखा हुआ है एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ये एक ही ये एक ही वेरिएबल का है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन नहीं, इसके, हाँ, इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे। लेकिन अगर यही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हो जाए, सिंगल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है सिंगल, और उसमें टू वेरिएबल है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर दें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, तो वहां पे तीन केसेस बनते हैं। वहां पे तीन केसेस हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, या तो नो सोल्यूशन होगा। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से टाइम भी ओवर होने वाला है, तो आप लोग ऐसा करिएगा